नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल पूर्वांचल से प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह विज्ञान तकनीकी का लेक्चर नंबर 6 है, स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जहां मैं आप सबके साथ प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर 2015 को लेकर यहां प्रस्तुत हूं और जहां विज्ञान और तकनीकी के प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। देखते हैं 2015 के प्रश्न पत्र में विज्ञान तकनीकी में किस तरह के प्रश्न रहे हैं, और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वहाँ से हम पूरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम जो अगला वीडियो है वहाँ पर यूनिट नंबर 1 से चलने वाले हैं, जहाँ पर भारत में विज्ञान एवं तकनीकी जो एक अध्याय मैंने आपको बनाया है उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आइए ये भी हम देख लेते हैं। इसके साथ ही आपको मुख्य परीक्षा 2013 से 2019 के प्रश्न और प्लस प्रारंभिक परीक्षा 2015, 16, 17, 18 और 19 5 साल के प्रश्न पत्र आपके सामने मैंने यहाँ आपको करा दिए हैं। तो अब इतना बहुत है आपको विषय समझने के लिए, और अब हम विषय में शुरू करते हैं। तो अगले वीडियोस में हम लोग विषय के साथ प्रारंभ करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने इस पूरे मॉड्यूल को लिया हुआ है या पूर्वांचल IAS का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ओके, सो अब उनकी क्लासेस अगले वीडियो से प्रारंभ है। चलिए दोस्त, प्रारंभ करते हैं। देखते हैं इस टॉपिक में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो यूपीएससी ने आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। ये एक बात और जो मैं आपको प्रारंभ में बताता हूं, जैसे वीडियो की शुरुआत होती है, वीडियो की शुरुआत में ही आपको हम इस बारे में बताते हैं कि जो ऑनलाइन कक्षाएं पूर्वांचल IAS लेकर आया हुआ है, जहां आप घर में बैठकर और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो हैं, जो आप सिविल सेवाओं से जुड़े हुए आप देते हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी अब आप घर बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फीस पर हम आपको एक कक्षाएं देते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि पूर्वांचल IAS एक सस्टेनेबल एजुकेशन के तर्ज पर प्रारंभ किया गया एक संस्थान है। अगर आप विज्ञान तकनीकी का मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। साथ साथ इन्वायरमेंट का भी सेपरेट मॉड्यूल है, प्लस विज्ञान तकनीक और इन्वायरमेंट का एक मर्ज मॉड्यूल भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 7,500 रुपीज़ प्लस आपको जो GST जो सरकार का होगा वो आपको पेएबल होगा। इसके साथ ही आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही नॉमिनल फीस पर आप UPSC का पूरा GS कोर्स 14,999 रुपये में, अगर आप उत्तर प्रदेश PCS का पूरा GS कोर्स करना चाहते हैं 11,999 रुपये में, और अगर आप MP PCS का पूरा कोर्स करना चाहते हैं प्रारंभ का मेंस का मुख्य परीक्षा का, तो 9,999 प्लस GST पे देकर आप ये सारा ऑनलाइन कोर्स घर बैठकर देख सकते हैं। वही अध्यापक हैं जो हम जैसे अध्यापक हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और सफलता हासिल कर चुके हैं, वो आपके साथ यहाँ कक्षाएं देते हैं। 2015 का प्रश्न पत्र है और देखते हैं 2015 के प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। 2015 के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ ये आपके सामने है पहला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ऊपर हम टॉपिक्स आपको लिख देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होती है। जो प्रश्न है वो स्वास्थ्य एवं बीमारियों है ना, इस अध्याय से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे UPSC आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि इनमें से जो वर्णित हैं एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जो इबोला वायरस की बीमारी को लेकर काफ़ी पॉपुलर रहा है, यानी ये कह लीजिए कि वो इबोला का EP सेंटर रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इबोला के EP सेंटर के बारे में, तो वेस्टर्न अफ्रीका को ओके इबोला का EP सेंटर माना जाता है, यानी एपिकेंद्र माना जाता है। और अब उनसे जुड़े जो जगह वहाँ पर होंगी, जैसे आप खुद समझ सकते हैं, सीरिया जॉर्डन नहीं आएगा, आपका गुइनिया आएगा, सीरा लियोन आएगा, लाइबेरिया आएगा, प्लस नाइजीरिया भी आएगा। तो ये वो जगह हैं जो इबोला के केस में एपी सेंटर रहे थे 2015 में, और इस पर उस साल का समसामयिकी पर आधारित प्रश्न उन्होंने लोकेशन पर पूछ दिया था कि इबोला का एपी सेंटर कौन कौन सा है। तो याद रखेंगे वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, जिनमें 3 आपके सामने और प्लस एक नाइजीरिया भी ले लीजिए, तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो इसके एपी सेंटर रहे हैं, जिस पे प्रश्न UPSC ने पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर UPSC ने आपसे प्रश्न पूछा है कि फ्लाई ऐश, ओके, यहाँ पे कीवर्ड है जिस पर प्रश्न पूछा गया है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को फिलहाल हम हिंदी में उड़न राख के नाम से भी जानते हैं। इसे हम हिंदी में उड़न राख के नाम से भी जानते हैं। तो
यूपीएससी में पूछा जा रहा है कि फ्लाई ऐश जो प्रोड्यूस किया जाता है पावर प्लांट से, ओके, जो विद्युत संयंत्र होते हैं, ओके, वहाँ से यह प्राप्त जनित किया जाता है, जहाँ पर कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो दिए गए हैं फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही हैं, यानी उड़न राख के संदर्भ में कौन कौन से स्टेटमेंट है जो आप देख रहे हैं जो सही हैं। तो अब बात करते हैं। उड़न राख जो होता है फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कह रहा है कि फ्लाई ऐश जो होता है वो किसी बिल्डिंग के बनाने के लिए जो उसमें ईंट प्रयोग में लाए जाते हैं उसके निर्माण में होता है। तो दोस्त मैं आपको बताऊं तो फ्लाई ऐश जो होता है जो कोयले के जलने के बाद जो उसकी बचने वाली राख होती है जो बहुत ही हल्की होती है और अगर हवा चल जाती है तो वो क्या होता है कि सस्पेंड होकर हवा में चला आता है, उसी को हम उड़न राख कहते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उड़न राख कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उड़न राख जो होता है ये ब्रिक यानी ईंट निर्माण के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। एकदम सही है। इसीलिए आज आपको बताऊं तो ब्रिक इंडस्ट्री हो चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, वहां पर उड़न राख की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी मिक्सिंग जो है, ओके, इसकी मिक्सिंग जो है वो अगर हम कर दें, किसके साथ कर दें, इन ब्रिक्स के साथ और सीमेंट के साथ, तब जाकर वो ब्रिक और सीमेंट जो होता है इंडस्ट्री, वहां का जो ब्रिक यानी ईंट और सीमेंट होता है वो फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी फायर रेजिस्टेंस अगर आपको वॉल बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को मिलाना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए तो पूरी तरह से यहाँ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही कह रहा है कि इसका डिमांड जो है ब्रिक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए होता है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट। तो ठीक है, भविष्य में ऐसा कहते हैं कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी भी डिमांड को ये काफी हद तक कम कर देगा, यानी इसको वो रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है कि इसका उपयोग जो है वो हम ब्रिक निर्माण में और सीमेंट इंडस्ट्री में दोनों जगहों पे करते हैं। और इसकी वजह से कंपनियां ये अपने सीमेंट को ये एडवर्टाइज करती हैं कि मेरा सीमेंट, मेरी ईंट अगर आप मेरी कंपनी का ये लेते हैं तो फायर रेजिस्टेंस होता है। तो बिल्कुल भविष्य में पोर्टलैंड सीमेंट का एक बेहतर ऑप्शन होगा जो इस तरह के मिक्सिंग के बाद, फ्लाई ऐश के बाद जो सीमेंट तैयार होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्लाई ऐश जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से केवल मिला होता है, इनमें किसी भी तरह का टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होता। दोस्त ये पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बताऊं, फ्लाई ऐश वगैरह को तो अगर हम इन्वायरमेंट में डिस्कस करें, ये तो साइंस टेक की बात है, लेकिन इन्वायरमेंट में हम डिस्कस करें तो इनको हम ब्लैक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। PM 2.0 होता है, PM 10.0 होता है और आजकल PM 1 भी आ गया। ओके, तो अगर हम इनमें देखें तो इन्हें पार्टिकुलेट मैटर्स की श्रेणी में भी रखे जाते हैं जो हवा में सस्पेंड करते हैं और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो इनमें सिर्फ कैल्शियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जो लंग्स की एल्वलाइज को भी ब्लॉक कर देते हैं, है ना। एक तरह से आप देखिए तो बहुत से तरह की बीमारियां, रिस्पिरेटरी डिजीज वगैरह कॉज करते हैं, तो ये खतरनाक है। स्किन के लिए भी ये खतरनाक होते हैं। तो यहां पर अगर बोले तो तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, यानी पहला और दूसरा सही होगा। सोचिए कोयले की एक राख जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। वहीं पर आपको मैं बताऊं, इसी तरह से जब हम बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया करते हैं और जब बायोमास को हम जलाते हैं, जब हम बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया करते हैं और हम बायोमास को जलाते हैं सस्टेनेबल तरीके से, जो मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया है, वहां भी कुछ अवशेष मिलता है जिसको हम बायोचार के नाम से जानते हैं। और बायोचार आपके आने वाले प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, क्योंकि आज भारत में बायोचार पर अच्छा खासा कार्य चल रहा है। ठीक है ना, इसमें फास्फोरस के एलिमेंट भी होते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं, तो इस पर भी आपको चर्चा की जाएगी जब मैं आपको बायोमास गैसीकरण पढ़ाऊंगा। कोयले के जलने के बाद उससे बची राख को जैसे आप उड़न राख कहते हैं, वैसे बायोमास के जलने के बाद जो उससे निर्मित जो बची राख होती है उसे बायोचार कहते हैं। आइए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में देखें, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो नैनो तकनीकी पर आधारित है। ओके, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे रेफरेंस हैं जो दिए गए हैं जो नैनो तकनीकी के बारे में बताते हैं जो स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। सो नैनो तकनीकी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, इनमें से जो जो पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किन से जुड़ा हुआ है, यानी स्वास्थ्य से अगर हम रिलेटेड बात करें तो नैनो तकनीकी का उपयोग कहां कहां होता है हेल्थ सेक्टर में। पहला कह रहा है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी,
यानी हम किसी दवा को किसी विशेष जगह तक पहुंचा सकते हैं। आपको मैं बताऊं, जब नैनो तकनीकी की बात होती है तो एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं नैनोबोट्स, जिसको हम कहते हैं नैनोबोट्स यानी नैनो रोबोट्स। यानी स्मॉल साइज के रोबोट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं और ये सिग्नल्स ट्रांजैक्शन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन्स या कोडिंग होती है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट डालते हैं। इसको मैं आपको और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी शख्स को कैंसर हो गया है, ठीक है, और कैंसर में क्या होता है, कोशिकाएं बहुत तेजी से अंधाधुंध रूप से विभाजित होती हैं, और जो ये कोशिकाएं अंधाधुंध रूप से विभाजित हो रही हैं यही तेजी से बढ़कर कैंसर का रूप ले लेती हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए, आपको पता होगा जब किसी कैंसर थेरेपी व्यक्ति को आप देखिए और उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो कीमोथेरेपी क्या होता है, सिर्फ वो कैंसर की ही कोशिकाओं को नहीं मारता है, कैंसरी कोशिकाओं के अलावा जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो भी मरती हैं, और सामान्य कोशिका की वजह से ही हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, जो कि गलत है, नहीं मरनी चाहिए। और इसीलिए जब व्यक्ति का कैंसर थेरेपी कराया जाता है, उपचार कराया जाता है, तो व्यक्ति और कमजोर हो जाता है, क्योंकि सामान्य कोशिकाओं की वजह से ऊर्जा होती है और व्यक्ति जो होता है उसमें एनर्जी रहती है। अब अगर हम नैनोबोट्स या इस तरह की चीजों को लेकर बॉडी के अंदर प्लांट कर, और जो कैंसरस सेल होते हैं उसी के सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सिर्फ कैंसरस सेल को ही डैमेज करे, तो इससे क्या होगा, सिर्फ कैंसरस सेल की ही मृत्यु होगी, सामान्य कोशिकाओं को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इस तरह की चीजों को जो हम ट्रीटमेंट्स में प्रयोग में लाते हैं, और बिल्कुल ये चीज सही है। यहां तक कि ऐसे नैनोबोट्स को बनाने की बात की गई है जो बॉडी के अंदर डालकर, और बॉडी के अंदर के जो आर्टरीज वगैरह में जो क्लॉटिंग होती है, जिसको हम बाईपास सर्जरी वगैरह में क्या उसको क्लीन करते हैं, ये नहीं कहते एंजियोप्लास्टी सुना होगा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको आगे चलकर बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसको इनिशियल स्टेज में भी उस क्लॉटिंग को क्लीन कर दिया जाता है। यही वो कंसेप्ट है। इस तरह से हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को नैनो तकनीकी के माध्यम से शरीर में पहुंचा सकते हैं। इन्होंने किसी उदाहरण को नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ पूछा है कि नैनो टेक्नोलॉजी से ये चीज पॉसिबल है, यानी संभव है तो है, और मैंने आपको उदाहरण स्वरूप चीजों को बता दिया है। अगला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट आपको क्या मिल रहा है, पूरी तरह से सही मिल रहा है। दूसरा कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। बड़े लेवल नैनो तकनीकी जो होती है जीन थेरेपी, जीन उपचार भी बड़े स्तर पर कर सकती है। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आप मुझे बताइए, आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीकी जो है वो नैनो तकनीकी के अंतर्गत ही आती है। वो तो उसका स्कोप इतना ज्यादा है कि उसे एक अलग से विषय बना दिया गया, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी भी हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। असल में नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उनमें से एक ब्रांच होता है नैनो सिस्टम, नैनो प्रणाली जिसे आप हिंदी में कहते हैं, और नैनो प्रणाली के अंदर ही आता है बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीकी। क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीकी। ओके, अब आप मुझे बताइए जैव तकनीकी के अंतर्गत हम लोग जीन थेरेपी करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको मैं बताऊं, जीन थेरेपी में हम जनरली क्या करते हैं, किसी विषाणु को लेते हैं, किसी टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, जो बॉडी के अंदर हम किसी विशेष जगह पर किसी जीन के ट्रांसफर के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो उसी को हम कहते हैं जीन थेरेपी में, जहां हम लोगों ने वायरस का उपयोग किया, और वायरस का जो उपयोग किया है वो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया है किसी बड़ा थेरेपी के लिए। इसी को बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, वो ऐसी तकनीकी जो छोटे साइज पर आधारित होती है, यानी बड़े पर उसकी गुणवत्ता नहीं होती, उसकी दक्षता नहीं होती, लेकिन उसी चीज को स्मॉल साइज कर देने पर उसका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी यानी गुणवत्ता और दक्षता और भरोसा जो होता है उसका कई गुना बढ़ जाता है, वो नैनो तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो किसी विषाणु के अंदर कोई जीन को डालकर उस विषाणु को किसी टारगेटेड सेल पर पहुंचाकर किसी विशेष जगह पर जीन का उपचार करना, किसी डिफेक्टेड जीन के गुण को वहां पर सप्रेस कर देना, रोक देना, इस तरह की चीजों को जीन थेरेपी में प्रयोग में लाया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम इसकी मदद से बड़े लेवल पर जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होगा। अगले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कण भौतिकी से जुड़ा हुआ, और प्रश्न जो पूछा गया है उस बारे में मैं एक बार पढ़ देता हूं। आजकल जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, क्वेश्चन देखेगा, यानी आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान जो चल रहे हैं, उनमें से कुछ अनुसंधान ऐसा है जो आइस क्यूब को लेकर भी रहा है। किसको लेकर रहा है? आइस क्यूब को लेकर भी रहा है। आइस क्यूब क्या है? एक पार्टिकल डिटेक्टर है। आप बोर्ड पे देखेगा आइस क्यूब के आगे लिखा हुआ है, एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसे साउथ पोल पर लगाया गया है। हाल ही में ये न्यूज में रहा है, इसको लेके किस तरह की बात होती है, ये आइस क्यूब एक्चुअल में है क्या जो साउथ पोल पर लगाया गया है। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊं, आइस क्यूब जो है ये, अब साउथ पोल है तो चारों तरफ क्या होगा? आइस होगा। तो आइस में 1 क्यूबिक किलोमीटर के एरिया में बनाया गया एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी एक वेधशाला है। क्या है? एक तरह से एक ऑब्जर्वेटरी है, एक डिटेक्टर बोलिए, है ना, किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो मैं फिर कहता हूं 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर क्यूब के एरिया में, जिसको आप 1 क्यूबिक किलोमीटर कहते हैं, के एरिया में बनाया गया आइस से निर्मित, यानी बर्फ से निर्मित, है ना, क्यूबिक मतलब घन के शेप में, घन के आकार में, है ना। और यहां पर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया है। इसका नाम भी आइस क्यूब टेलीस्कोप ही कहते हैं, क्योंकि जिस शेप के अंदर उसको रखा गया है, जो पूरे वेधशाला को, ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है, उसमें जो टेलीस्कोप लगा है उसे आइस क्यूब टेलीस्कोप कहते हैं। और उसकी मदद से हम न्यूट्रिनो की खोज करने की बात करते हैं। और पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। और न्यूट्रिनो, आपको बताऊं, ये जब कण भौतिकी का चैप्टर आएगा वहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि न्यूट्रिनो क्या होते हैं, वहां पर आपसे बात करूंगा कि न्यूट्रिनो क्या होते हैं, और ये आपको जानने पड़ेंगे। ओके, सो न्यूट्रिनो क्या होते हैं दोस्त? न्यूट्रिनो के बारे में एक शख्स था, उसका नाम था वोल्फगैंग पावली। 1920-30 के आसपास उस शख्स ने न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी दी थी, दुनिया में सबसे पहले, है ना, जिसके बारे में जिसका नाम आता है। न्यूट्रिनो ऐसा है जो कि मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल बोला गया, यानी ऐसा कण जिसमें द्रव्यमान नहीं है और आवेश नहीं है। वो अलग बात, बाद में न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, न्यूट्रिनो दोलन करके ये अनुभव किया गया कि न्यूट्रिनो में बहुत थोड़ा सा मास होता है, जिसके लिए 2015 के फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया न्यूट्रिनो ऑसिलेशन को लेकर। ये सारी चर्चाएं मैं आपसे आगे करूंगा। और न्यूट्रिनो जो होते हैं, इनकी स्टडी क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि आवेश नहीं है ना, चार्जेस और मास भी बहुत कम है, ना के बराबर है, जैसा आज पता चलता है, जबकि प्रारंभ में कहा जाता था कि मास ही नहीं होते हैं। इन सब की मदद से हम ब्रह्मांड की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने में मदद ले सकते हैं। ओके, और यहां तक कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल, है ना, इस सब चीजों के बारे में हमें ब्रह्मांड में पता नहीं है, आज तक ज्यादा पता नहीं चल पाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सब न्यूट्रिनो की मदद से, क्योंकि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या होती है सब मैं आपको बताऊंगा, कि कहीं ऐसी जगह होती है जहां पे मास बहुत ज्यादा होता है, जिसके अट्रैक्शन में चीजें होती हैं, है ना, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। डार्क एनर्जी जो होता है, जिससे हो सकता है कि ब्रह्मांड फैल रहा हो, ये सारी की सारी परिकल्पनाएं जो हैं, इन चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। इसी को लेकर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी दुनिया का सबसे बड़ा यहां पर सेटअप किया गया। आप मुझे उत्तर में जरूर लिखिएगा कि इंडिया का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी बनाया जा रहा है, जहां के लिए भारत भी कार्य कर रहा है, वो कहां सेटअप होगा, आंसर में जरूर लिखिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे जो भी ये अपलोड हो रहा है वहां पर मुझे जरूर बताइएगा, या अगर आप मेरे साथ ग्रुप पर हैं, जो लोग इस कोर्स को लिए हुए हैं, वो मुझे ग्रुप पे अपडेट जरूर देंगे। ठीक है, अब सुनिए, इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। तो अब मेरे ख्याल से आइस क्यूब के बारे में आपको एक अच्छी खासी समझ हो चुकी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, एकदम सही है, जो एनकॉम्पसिंग क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस का बना हुआ है। ठीक है, सही है। ये पावरफुल टेलीस्कोप है जो डार्क मैटर को, सिर्फ डार्क मैटर को क्यों, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल, इन सबकी स्टडी करने का, यानी ब्रह्मांड में बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने में मदद करेगा। और ये आइस में काफी हद तक डीपली इंजेक्टेड है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो यहां 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, संचार एवं सूचना, यानी कम्युनिकेशन एवं इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एवं इंफॉर्मेशन में यहां पर प्रश्न पूछा गया है एनएफसी के बारे में, जिसको नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके पहले आपने लाइफाई के बारे में बात की है। 2011 के प्रारंभिक परीक्षा में जाइए तो यूपीएससी ने ब्लूटूथ और वाईफाई पे भी चर्चा की है, यानी ये सारी चीजें आपको
पढ़नी पड़ेंगी, जो मोड ऑफ नेटवर्क होते हैं जिनके द्वारा हम चीजों को जोड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। तो एनएफसी भी हो गया। एनएफसी का पूरा नाम नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। यहां कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य है, स्टेटमेंट है जो इनके बारे में दिया गया है और सही है, जो इनके बारे में दिया गया है और सही है। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है यह एक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन तकनीकी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स पर आधारित है। देखिए आपको मैं बताऊं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो होता है ये वास्तविक रूप में अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जो दिखती नहीं है, ठीक है ना। और ये अपने अगल बगल क्या करते हैं, रेडियो तरंगों के द्वारा सूचनाओं को भेजते और रिसीव करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये पूरी तरह से सही होगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जितनी भी तार विहीन प्रणालियां हैं, वायरलेस सिस्टम है, जितनी भी वायरलेस सिस्टम है, वो सारे के सारे वायरलेस सिस्टम जो हैं वो माइक्रोवेव और रेडियो वेव से चलते हैं, यानी सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगों से चलते हैं। आप अपना वाईफाई देख लीजिए, सूक्ष्म तरंगों से चलते हैं और रेडियो तरंगों से। इन्हीं दोनों तरंगों से दुनिया का, रेडियो तरंगों से, इन्हीं दोनों तरंगों से दुनिया का पूरा वायरलेस सिस्टम चलता है। तो एनएफसी भी किस में आएगा, वायरलेस सिस्टम में आएगा, ठीक है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि एनएफसी जो बनाया गया है इसके द्वारा जब हम किसी डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट वो 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर तक का होता है, 20 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यहां पर, और अगर आपको मैं बताऊं, जब हम मान लीजिए मेरे हाथ में एक एनएफसी है और एक एनएफसी है ना, 2 एनएफसी हैं, ये 2 फोन है ना, ये मान लीजिए 2 फोन है। एनएफसी ऑन कर दीजिए। जैसे ही एनएफसी ऑन करेंगे तो दोनों मोबाइल फोन को एक दूसरे के काफी करीब आपको लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा, काफी करीब लाना पड़ेगा। तो जब आप काफी करीब लाएंगे एक दूसरे को तो एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर के आसपास तक आपको एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, तब वो जुड़ेगा। और उसके बाद तकरीबन आप 20 सेंटीमीटर तक की दूरी तक रख भी दीजिए, तभी डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। यही ये कंसेप्ट है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 मीटर का तो यहां पर कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, किंतु दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट है, एनएफसी जो होता है वो यूज करता है एनक्रिप्शंस को, जिसके माध्यम से किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। आपको बताऊंगा दोस्त, एनक्रिप्शंस क्या होते हैं। हम किसी भी सूचना संचार तकनीकी को सुरक्षित रखने के लिए उसको एनक्रिप्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब पठानकोट अटैक हुआ उसके बाद आप देखिए हमारा व्हाट्सएप भी इंक्रिप्टेड हुआ, आज देखिए टेलीग्राम इंक्रिप्टेड है, आज देखिए फेसबुक मैसेंजर इंक्रिप्टेड है। एन्क्रिप्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए होगा, जहां पे 2 पे पावर 2 करके इंक्रिप्ट किया जाता है, फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, जिससे जो डेटा वगैरह जो बातचीत या जो भी डेटा वगैरह का ट्रांसफर हो रहा है वो काफी सेफ और सिक्योर रहता है। तो एनएफसी के केस में भी इंक्रिप्शन होते हैं, जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम सेफ और सिक्योरली भेज सकते हैं। तो यहां पर आपको पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। और इंक्रिप्शन को लेकर मैं आपको 2 इश्यू भी पढ़ाऊंगा। एक तो आपको पढ़ाऊंगा जब 2008-9 के आसपास आईपीएल मैच फिक्सिंग हुई थी, तो वहां पर ब्लैकबेरी हैंडसेट का इशू था, वहां पे भी इंक्रिप्शन था। और पठानकोट का जो अटैक हुआ था वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा इशू था, इंक्रिप्शन था, जिससे देश के अंदर की सूचनाएं चोरी छुपे बाहर निकली थी। ओके, और हमारा जो भी सिस्टम है ना, उन्होंने इसके बारे में पता नहीं लगा पाए थे, ठीक है ना। तो हम उस समय उस कैजुअलिटी को रोक सकते थे। अगला प्रश्न आपके पेपर में है गोल्डी लॉक जोन के बारे में। गोल्डी लॉक जोन फिलहाल मिसलेनियस में है, लेकिन इसको मैंने अपने एस्ट्रोनॉमी और पार्टिकल फिजिक्स वाले अध्याय के अंदर गोल्डी लॉक जोन को रखा है। गोल्डी लॉक जोन अगर आप बात करें तो अंतरिक्ष तकनीकी में भी मैंने अपनी बुक में गोल्डी लॉक जोन को मैंने 2 से 3 बार अपनी पुस्तिका में मेंशन की है, जो पुस्तिका मैं आपको कह रहा हूं जो आप फॉलो करेंगे। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, इस स्पेस में बियॉन्ड अर्थ ऐसी जगह भी हैं जहां पर हैबिटेबल जोन्स हैं, जहां पर लाइफ के पाए जाने की संभावना है, जहां पर हैबिटेबल जोन्स हैं और लाइफ के पाए जाने की संभावना है। तो जहां पर हैबिटेबल जोन है एबव द अर्थ सरफेस अर्थ, ओके, जहां पर लाइफ के पाए जाने की संभावना है उसको हम गोल्डी लॉक जोन के नाम से जानते हैं। ओके, अब आप चलिए मैं आपको कुछ संभावना देता हूं। मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है जो बहुत गर्म है,
कोई दूसरा प्लैनेट है जो बहुत ठंडा है, तो पक्का बीच में एक ऐसी जगह होती होगी जहां दोनों के बीच का टेम्परेचर होता होगा। ओके, अब ऐसी जगह पर जाकर ढूंढिए कोई सेलेस्टिकल बॉडी अगर है जहां पर टेम्परेचर पृथ्वी के समान हो सकता है, फीचर पृथ्वी के समान हो सकता है, जहां पर हैबिटेबल जोन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हो सकती है, उसको गोल्डीलॉक जोन के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड में, स्पेस में, बियॉन्ड अर्थ ऐसी जगह जहां पर हैबिटेबल जोन्स की संभावना होती है, उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। यहां पर ए स्टेटमेंट सही होगा, सी नहीं है दोस्त। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अर्थ लाइक प्लैनेट्स की खोज करने के लिए हम अंतरिक्ष में कौन सा मिशन भेजते हैं, जो कि बड़ा पॉपुलर मिशन है, उसमें एक टेलीस्कोप होता है, शायद आपने सुना होगा केपलर मिशन। ओके, तो यहीं पर बता देता हूं, केपलर टेलीस्कोप जिसकी मदद से हम अर्थ लाइक प्लैनेट की खोज करने की बात करते हैं। ठीक है ना, ये होगा, यहां गोल्डीलॉक जोन का मतलब होगा हैबिटेबल जोन एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो गोल्डीलॉक जोन अक्सर न्यूज में रहता है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जो जैव तकनीकी से है, और प्रश्न का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी। प्रश्न का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी। आपको बताऊं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी को असल में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही बनाया गया। और अगर आपको बताऊं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी MOEF के अंतर्गत काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करता है। और आपको बताऊं, यही वो कमेटी है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लाई गई थी। तो ये तो पूछ ही रहा है किसके अंदर लाई गई थी। ये क्या करता है, जो भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स विदेशों से आते हैं या अगर हम अपने राष्ट्र में बनाते हैं, उनको अप्रूव करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत कोई पौधे आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे, और उनको खाने से हमारे इंडिया में किसान और जिनको खाते हैं वो इंसान, उनकी मृत्यु हो जाए या उनके हेल्थ के लिए किसी तरह की समस्या हो। उसी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी है जो काम करता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी किसके अंतर्गत आता है, तो ये मैंने बता दिया। इसके ऊपर की जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है। इसको बुलाया कहा गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से भी जुड़ा है, क्योंकि जो पौधा हम लाते हैं, हो सकता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग लाते हैं वो हमारी नेटिव वेराइटी को बर्बाद कर दे, हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दे। ओके, इसीलिए इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर रखा गया है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी के कॉन्सेप्ट को। और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है अंतरिक्ष तकनीकी का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। और प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए दोस्त, ये टॉपिक अंतरिक्ष तकनीकी में आपको बहुत ही क्लियर कर दूंगा। होता क्या है, जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, है ना, देखिए भारतीय दूर संवेदी, इंडियन रिमोट सेंसिंग, भारतीय दूर संवेदी, ये असल में हम ध्रुवीय कक्षा में लगाते हैं। कहां लगाते हैं इनको हम? ध्रुवीय कक्षा में लगाते हैं। ध्रुवीय कक्षा जो होते हैं वो पृथ्वी से कम हाइट पर होते हैं, जिसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी से कम हाइट पे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, पृथ्वी के पास से जिधर से भी होकर गुजरते हैं, क्योंकि पृथ्वी के काफी करीब है, तो पृथ्वी के पिक्चर्स अच्छी तरह लेते हैं, उसके इमेजेस, उनकी मैपिंग अच्छी करते हैं। तो इसकी वजह से हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले रिसोर्सेस, वेदर फोरकास्टिंग्स, वहां के मिनरल्स, वहां के वाटर, है ना, इन सब की जानकारी अच्छी तरह, वहां के डिजास्टर, ड्रॉट, फ्लड, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को जानकारी ले लेते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि उस जगह की क्रॉप प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बता देगा। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई लोकस्ट या टिड्डा है, उसने पूरे पौधों को बर्बाद, कैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान में टिड्डों का अटैक हुआ, बहुत सारे टिड्डे जो पाकिस्तान से आए, तो ये कहीं ना कहीं दूर संवेदी उपग्रह से इसकी जानकारी मिल जाएगी, कितनी एरिया तक टिड्डों का अटैक हुआ, आतंक हुआ है, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ज्यादा हुई है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस के बारे में बता देगा, जल संसाधन कहाँ है, मिनरल्स के बारे में बता देगा, है ना, जो मिनरल्स वगैरह उसकी मौजूदगी के बारे में। संचार सूचना तकनीकी के लिए नहीं कर पाएगा और ट्रैफिक स्टडी के लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक स्टडी और टेलीकम्युनिकेशन जो होते हैं ये उस तरह के उपग्रहों से प्रयोग में लाए जाएंगे जो एटलीस्ट 24/7 आपकी कंट्री के लिए काम करें। दूर संवेदी उपग्रह तो एक समय के बाद आपकी कंट्री के ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपकी कंट्री के सामने नहीं रहते हैं। पीछे हमने इसकी चर्चा PSLV और GSLV का एक प्रश्न था जो आपके पेपर में 2018 में पूछा था, उसमें मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है, और दूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं वो असल में कैसे घूमते हैं, वो ध्रुवीय होते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और ध्रुवीय उपग्रह, तो कभी लोकेशन फिक्स हो ही नहीं सकता। लेकिन भूस्थैतिक कक्षा ऐसे होते हैं जो हमेशा जिनका परिक्रमण काल यानी रिवोल्यूशनरी टाइम और अर्थ का रोटेशन दोनों बराबर होता है, इसलिए हमेशा वो लोकेशन क्या होता है, उस उपग्रह के सामने होता है। तो 24/7 हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 24/7 वाला ध्रुवीय उपग्रह जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं दूरसंचार और ट्रैफिक स्टडी के लिए। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। आगे इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आजकल आपके पेपर में इन चीजों को काफी फोकस किया जा रहा है। ओके, काफी फोकस किया जा रहा है। तो यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है नंबर 9। देखिए, प्रश्न नंबर जो 9 है वो काफी पॉपुलर रहा है और अक्सर आप देखिए तो ये न्यूज में कहीं ना कहीं आता रहता है, और टॉपिक का नाम है इंड आर्क। इंडियन आर्कटिक रीजन से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है। असल में क्या है मैं आपको बताऊं, इंड आर्क जो है वो एक इंडियन आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी है, यानी आर्कटिक के क्षेत्रों में भी भारत ने अनुसंधान करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसको कहते हैं इंडियन आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में इंडार्क के नाम से जानते हैं। तो ये किस एरिया में है, आर्कटिक के क्षेत्रों में है। किस एरिया में, आर्कटिक के क्षेत्रों में। आप देखिए तो नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में आपको यह क्षेत्र मिलेगा। और असल में इसको क्यों इस तरह का जो इंडार्क है, जो ऑब्जर्वेटरी है, बनाया गया है, क्योंकि जो आर्कटिक एरियाज में, जो ध्रुवों के एरियाज में जो कोल्डर इफेक्ट्स होते हैं उसका इफेक्ट भारत के क्लाइमेट पर भी पड़ता है। इन सब की जानकारी लेने के लिए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में बात करेंगे। कुछ आपको समझ में आ चुका है कि आर्कटिक में भी, अंटार्कटिक में भी दुनिया में लोग रहते नहीं हैं, सिर्फ वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान ही होते हैं। तो ये अनुसंधान के लिए भारत का अपना एक ऑब्जर्वेटरी है जो आर्कटिक में बना। इसमें होता क्या है, एक शिप टाइप की चीज होती है जिसको हमने क्या किया, वहां से कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो उस एरिया में जमीन के अंदर डालते हैं, है ना, क्योंकि समुद्र है पूरा का पूरा, और काफी 160-180 मीटर की हाइट पर ले जाकर रखा गया है, और वहां पर इस तरह के अनुसंधान करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उस डिवाइस का। ठीक है, तो बात करते हैं, ये इंडिजिनियसली डेवलप रडार सिस्टम है जो इंडियन डिफेंस के लिए आता है, कोई मतलब नहीं है। ये इंडियन सैटेलाइट है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी राष्ट्र को, ओशन रिम वगैरह में नहीं दोस्त। यह साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया में अंटार्कटिक रीजन पर है। तीसरा कह रहा है अंटार्कटिक रीजन पे, आप देखिएगा अंटार्कटिक रीजन पे इसका कोई लेना देना नहीं है। चौथा कह रहा है इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जो साइंटिफिक स्टडी के लिए किया गया आर्कटिक रीजन पर। यह पूरी तरह से सही बोला ना, तकरीबन 160-180 मीटर की डेप्थ में ओशन में उस जगह पर अनुसंधान के लिए उसको अंदर डाला गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आपके पेपर में, हेल्थ एंड डिजीज से जुड़ा हुआ, जो H1N1 विषाणु हैं, कभी कभी आप देखिए न्यूज में रहते हैं, वो किस बीमारी से जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं बताऊं, H1N1 ये तो सीधे एक फैक्चुअल डेटा हो गया जो कि स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर H5N1 दे देता, H7N1 दे देता, H9N1 दे देता, तो वो हो जाता दोस्त बर्ड फ्लू से जुड़ा हुआ। बर्ड फ्लू के जो वायरस के स्ट्रेन होते हैं बहुत से डिफरेंट तरह के होते हैं, जो दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरह के वायरस के स्ट्रेन से होते हैं। ये H और N असल में होता क्या है, वायरसेस के ऊपर पाए जाने वाले सरफेस प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है हीमोग्लूटिन और न्यूरामिनिडेज। ये बहुत तरह के होते हैं, H से लेकर 1 से लेकर 9 तरह के, और ये होते हैं N से लेकर 17 तरह के, 1 से। तो इन्हीं के डिफरेंट प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट तरह के क्या बनते हैं, विषाणु के स्ट्रेन बनते हैं, है ना। और विषाणु के एक से ज्यादा रूप बनते हैं जो अलग अलग तरह के होस्ट को, है ना, बीमारी कॉज करते हैं, फिर वही होकर मनुष्यों में जाता है, या बर्ड से होकर, या पिग से होकर, फिर वो पूरी दुनिया में फैलता है। तो ये बीमारी स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो 11वां प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, जहां पर यूपीएससी में आपके परीक्षा में जैव टॉयलेट पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो इंडियन रेलवे ने, है ना, से जुड़ा हुआ है। उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है, तथ्य हैं जो सही हैं। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ऐसा है कि जैसे बायोगैस प्लांट होता है,
बायोगैस प्लांट में जनरली हम लोग गोबर गैस रखते हैं, या उसको गोबर गैस पुराने जमाने में उसमें गोबर रखा जाता है, या किसी ह्यूमन का या किसी जानवर का मल पदार्थ ले सकते हैं, फीकल वेस्ट ले सकते हैं, पानी में मिलाइए, उसको ढक दीजिए और उसमें गैस बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो फीकल वेस्ट होता है, मल पदार्थ होता है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ बैक्टीरिया भी होते हैं, और जैसे ही बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन, उसको ढकते हैं उस बायोडाइजेस्टर सिस्टम के अंदर, तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, और बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही क्या होता है, सक्रिय होता है, तो वहां गैस बनना शुरू हो जाता है। ऐसा ही क्या है, असल में क्या है कि 2015 में, आई एम नॉट वेरी श्योर बट शायद ईयर 2015 ही था, वहां बजट में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किया, यानी आवंटन किया, किसके लिए, कि भारत में कई ट्रेनों में हम लोग बायो टॉयलेट लगाएंगे, और जिसका प्रोजेक्ट काम जो है वो IRCTC और DRDO को दिया गया। दोनों मिलकर क्या होंगे, ट्रेन्स में टॉयलेट बनाएंगे। ठीक है, टॉयलेट, और ये टॉयलेट जो होगा असल में क्या है मैं आपको बताऊं, जो रेल में आपने टॉयलेट देखा है, वो जो भी मल पदार्थ होता है सीधे वो पटरियों पे गिर जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या होगा, मल पदार्थ पटरियों पे नहीं गिरेगा, कितना गंदा होता है, और वो मल पदार्थ जब पटरियों पे गिरता है तो वहां पर जंग भी लगती है, तो कहीं ना कहीं उसके जो ट्रैक होते हैं उसको बदलना पड़ता है समय के साथ, धीरे धीरे। तो ये जो बायो टॉयलेट का कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत क्या है, मल पदार्थ को अब गिरने नहीं देंगे, उसमें कंटेनर फिट कर देंगे, और उस कंटेनर में क्या होगा, कुछ बैक्टीरियल इनोकुलम होगा, जो स्वीपर होगा वो पहले ही उसमें मिला देगा। बैक्टीरियल इनोकुलम का मतलब होता है एक्टिव बैक्टीरिया, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव बैक्टीरिया उसके अंदर डाल देगा, स्वीपर डाल देगा। जैसे ही फीकल डिस्चार्ज उसके अंदर जाएगा, बैक्टीरिया ऑलरेडी अंदर है, सक्रिय। जैसे आप नहीं दूध के अंदर थोड़ा सा दही मिला देते हैं, तो थोड़ा दही का मतलब एक बैक्टीरिया मिला देते हैं, ऐसे ही अगर हम पहले ही वहां बैक्टीरियल इनोकुलम डाल दें, इनोकुलम हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म को, तो एक एक्टिव बैक्टीरिया को, जो काफी सक्रिय बैक्टीरिया है, उसका थोड़ा सा सैंपल अंदर डाल दीजिए उस कंटेनर के अंदर जहां ह्यूमन का मल पदार्थ आता है। जब ह्यूमन डिस्चार्ज उसके अंदर आएगा, ऑलरेडी बैक्टीरिया सक्रिय पड़ा हुआ है, मल पदार्थ को क्या करेगा, डिकम्पोज करना शुरू करेगा। ऐसी ही ट्रेन जब तक चल रही होगी तब तक उस पूरे रूट में अच्छा खासा डिकम्पोजिशन चल ही रहा होगा, जब जब मल पदार्थ आ रहा होगा। और यहां पर क्या होगा, बाद में जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी तो स्वीपर उन चीजों को क्लीन कर देगा। यहां पर भी क्या होगा, गैस बनेगा, यहां पे भी बायोगैस निकलेगा। बायोगैस में मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अमोनिया निकलता है, ऐसे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। हाँ, बायोगैस में मीथेन ऐसा गैस होता है जो जलने वाला होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पर भी उस तरह के गैस निकलते हैं, और इस तरह से हम रेलवे ट्रैक को बचा लेते हैं, गंदगी से बचा लेते हैं, उसकी जंग लगने से बचा लेते हैं। तो देश का या रेलवे का बहुत सारा जो लोहा है पटरियों का, वो जंग नहीं खाता है, बेकार नहीं होने देता है। तो और स्वच्छता अभियान आप जानते हैं भारत में जो चल रहा है, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आप देखिए तो एक जोर मिलता है, जिनको सफल कर पाने में आसानी होती है। तो आइए बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट यहां कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनोकुलम। किसी कवक के इनोकुलम के द्वारा ह्यूमन वेस्ट को बायो टॉयलेट के अंदर डिकम्पोज कराया। गलत है, ये बैक्टीरियल इनोकुलम होता है, फंगल नहीं होता है। पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट। पहले ही मैंने आपको बोला मीथेन तो मुख्य होता है, उसके अतिरिक्त CO2 होता है, अमोनिया होता है, अदर गैसेस होते हैं। ये कह रहा है कि सिर्फ वाटर वेपर अमोनिया ही होता है, नहीं भाई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया अतिरिक्त और भी चीजें होती हैं। तो स्टेटमेंट भी गलत है, यानी यहां पर ना तो एक सही होगा और ना तो दो होगा। अब काफी लोग यहां पे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये बताइए DRDO टॉयलेट बना रहा है, जबकि DRDO को तो हम लोगों ने सुना था कि जो 1958 में है ना लाया गया है ना, 52 या 58 में, आप देखिएगा जब मैं आपको जाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि स्लिप कर जाता है हम लोग के दिमाग से भी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब DRDO लाया गया तो DRDO में क्या रहा कि ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर्स में ही काम नहीं कर रहा है, DRDO का बहुत सारा रोल है। आपको बताऊं, DRDO वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगाता है इंडिया में। DRDO बहुत सारे न्यूक्लियर मेडिसिन बनाता है, नहीं, कैंसर वैंसर थेरेपी में। DRDO इवन इसके अतिरिक्त नए नए पौधों की वैरायटी और किस्में भी बनाता है। तो DRDO तो बहुत सारे लेवल पे काम करता है। ओके, DRDO बहुत सारे लेवल पे काम करता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, और यहां आपको क्या दिख रहा है, DRDO बायो टॉयलेट ही बना रहे। ओके, चलिए अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 जो है वो आपके पेपर में फ्यूल सेल पर आधारित है।
फ्यूल सेल पे आधारित है। और इसके पहले ये प्रश्न 2012 के आसपास ही पूछा जा चुका था माइक्रोबियल फ्यूल सेल के नाम से। तो 2012 में प्रश्न आया माइक्रोबियल फ्यूल सेल के नाम से, और 2015 में यह प्रश्न आया फ्यूल सेल के नाम से। तो कभी माइक्रोबियल फ्यूल सेल के नाम से और कभी फ्यूल सेल के नाम से प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया। क्या है? कह रहा है कि इनमें से जो रेफरेंस में फ्यूल सेल को बताया गया है कि विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि फ्यूल सेल के अंतर्गत जहां हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन रिच ईंधन और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, वो किस तरीके से वो प्रक्रिया होती है, उसके रेफरेंस में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपको बताऊंगा कि जो फ्यूल सेल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आप देखें लिथियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, थर्मल बैटरी, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं आपकी परीक्षा के लिए, और ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। असल में क्या होता है कि हम हाइड्रोजन इस पूरे सिस्टम में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ईंधन को लेते हैं, ओके, और हाइड्रोजन ईंधन को लेकर क्या करते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कराते हैं, और हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। मुझे पता है अभी आप ऐसे अगर मैं बोलूँगा तो चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं होता है, तो वैसे भी ये विज्ञान तकनीकी है, तो थोड़ा मुझे जगह चाहिए जहाँ मैं आपको चीज़ समझा सकूँ। कहाँ समझाऊँ उसके लिए ये देखिए, ये एक जगह है जो मुझे थोड़ी दिख रही है जहाँ मैं कोशिश करना चाहूँगा। इधर देखिए, देखिए होता क्या है, इधर देखिए। मान लीजिए मैं आपको एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक पूरा सिस्टम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, समझिएगा। इसको एनोड मान लीजिए, इसको कैथोड मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, यहाँ पर क्या कीजिए, आप हाइड्रोजन ईंधन डाल दीजिए, हाइड्रोजन ईंधन डाल दीजिए, और यहाँ पर आप केमिकल डाल दीजिए ऐसा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दीजिए। जनरली हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम लोग प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं, तो चलिए प्लेटिनम डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, इस हाइड्रोजन को तोड़ता है, प्लेटिनम, ठीक है। और यहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होते हैं। अब इन चीज़ों को मैं आपको स्टैटिक पार्ट में समझाऊंगा। देखिए आपके पेपर का प्रश्न है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, ओके। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई बाबर हुमायूं की कहानी नहीं है कि बाबर आया या 1526 हुआ, नहीं, ये विज्ञान तकनीक है, स्टोरी नहीं है। यहाँ आपको मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। वैसे तो हर विषय का अपना महत्व है, लेकिन इस विषय के बारे में बता रहा हूँ, ये टेक्निकल विषय है, यहाँ आपको मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई कहानियाँ नहीं है कि आप आंख बंद करके या कोई आपको समझा दे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन को मैं कैसे बनाऊँ, तो ये जो लाइन ऐसे सीधे खींची गई है वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन समझ जाइएगा, और जो डॉट डॉट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्लैटिनम है। असल में क्या होता है, जब हाइड्रोजन फ्यूल इस इलेक्ट्रोलाइट्स के पास से होकर गुजरता है तो वो H+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में टूट जाता है। ये H+ जो होता है वो होता है, उसी को कहते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन H+, ठीक है। तो ये H2 जब जाएगा तो यहाँ से टूट के आगे बढ़ेगा तो H+ होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं, इस चैम्बर में इधर से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, यानी ऑक्सीजन आता है। अभी आपने क्या देखा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यही फ्यूल सेल में लिखा ही था शुरू में। तो ऑक्सीजन इस रास्ते से आता है, और यहाँ पर एरोबिक प्रक्रिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर एनारोबिक प्रक्रिया, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इस चैम्बर में है एनोड वाले में, इस चैम्बर में कैथोड वाले में ऑक्सीजन है, और इस एनोड वाले चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स है और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। हाइड्रोजन जब टूटता है किसके प्रेजेंस में,
प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो H+ और इलेक्ट्रॉन बनता है। H+ का मतलब क्या है? प्रोटॉन। यहां पर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन क्या करता है? वो इस प्रोटॉन को लेकर इधर ट्रांसफर कर देता है। जब प्रोटॉन इधर आता है तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बन जाता है? H2O। तो H2O बन के एज अ बाई प्रोडक्ट वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से यहां पे हाइड्रोजन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, किंतु यहां अंत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बच जाता है। उसी तरह अगला हाइड्रोजन फिर टूटेगा। जब अगला हाइड्रोजन फिर टूटेगा तो वो H+ बनाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये H+ जो होगा फिर इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। H+ मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। फिर अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? हाइड्रोजन यहां से खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा। हाइड्रोजन जैसे ही इधर आएगा ऑक्सीजन से मिलकर फिर ये क्या बनाएगा? H2O, फिर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन अंत में यहां क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन और आपको देखो बढ़ गया। यानी कहने का तात्पर्य इस तरह यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और फिजिक्स में इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जो मैं आपको स्टैटिक पार्ट में समझाऊंगा। और उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया तो आप जानते ही हैं क्या होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आने लगता है, और यहीं पर अगर आप कोई बत्ती जला दीजिए या बल्ब जला दीजिए उसकी लाइट जल जाती है। यही पूरा प्रोसेस है। ठीक सिंपल तरीके से जो मैं समझा सकता हूं मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। बाकी आप जब स्टैटिक पार्ट मुझसे पढ़ेंगे तो यहां आपको माइक्रोबियल फ्यूल सेल और फ्यूल सेल दोनों आपको समझा दूंगा। अब देखिए कह रहा है कि यहां पर प्योर हाइड्रोजन जो होता है वो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में लाया जाता है ना। फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, एकदम ठीक है। हीट भी निकलता है, और अब यहां देखिए यहां जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जला रहे हैं तो ये हीट के फॉर्म में भी है या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी है। तो इधर आपको हीट या इलेक्ट्रिसिटी निकला, और इधर आपको क्या निकल रहा है? इधर आपको पानी मिल रहा है, H2O मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला तो पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। यहीं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी स्मॉल साइज के उपकरणों के लिए अच्छा होता है, बड़े साइज के लिए बैटरी अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन फ्यूल सेल हर स्तर पर, चाहे छोटे लेवल का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या बड़े लेवल का, यानी स्मॉल लेवल के मोबाइल फोन से लेकर बड़े लेवल पर प्लेन और जेट प्लेन और कौन कौन सा जो हम सैटेलाइट्स और वो भेजते हैं, उन सबके लेवल पर ये बेहतर काम होगा। तो ये कह रहा है कि फ्यूल सेल भी कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग, नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइस। एकदम गलत है, ये हर लेवल पर बेहतर होगा। तीसरा कह रहा है फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। आपको मैं बता दूं बैटरी और फ्यूल सेल दोनों में करंट डीसी के फॉर्म में होता है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा, चाहे फ्यूल सेल हो चाहे बैटरी हो, हमेशा याद रखिएगा डीसी करंट होता है। हाँ, अगर आपको एसी के डिवाइस चलाने हो, इन्वर्टर लगाइए, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा और फिर अपना एसी से आप पंखा चलाइए। लेकिन यहां पर जो जनित होगा वो डीसी होगा, एसी कभी नहीं, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो फ्यूल सेल हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं जो पूरी तरह से फैक्चुअल प्रश्न है। कह रहा है कि इनमें से जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ऑप्शन में, उसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस किसको दिया जाता है। फिलहाल इस पे एक प्रश्न इसके पीछे भी पूछा गया है, रूल और रेगुलेशन किसको हम फॉलो करते हैं, WTO को। जितने भी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिन चीजों का लिया जाता है, जो टोटल 8 हैं, उनमें से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मुख्य है। किसी भौगोलिक जगह की पाई जाने वाली वस्तु या वहां पर क्या बोलते हैं विशेष चीज जो वहां बनाई जाती है ना, इस तरह चीजों को है ना, हम वहां का GI इंडिकेशन दिया जाता है। अब जैसे इंडिया में आपको बताऊं तो बनारस का जो बारकोड है, साड़ी है, बनारसी साड़ी है। राजस्थानी दाल भाती चूरमा नहीं है, आप देख लीजिएगा। तिरुपति का लड्डू है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। ये आपको बताऊं करीब 250 से ज्यादा आपको GI मिल जाएंगे हर साल। जैसे रसगुल्ला को लेके फाइट चल रहा था कि वो उड़ीसा का होगा कि बंगाल का होगा, इस तरह बासमती राइस को लेके इशू चला है। तो इस तरह हर साल बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो आपको GI में न्यूज में मिल जाते हैं, जो आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है, उस साल कौन सा रहा है। फिलहाल बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू ये दोनों हैं, दाल बाती चूरमा नहीं है, जो राजस्थान में मुख्यतः लोग खाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एक कंपनी है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके बारे में सही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये इरिडा जो है, इसको शॉर्ट में इरिडा कहते हैं, इसको लाया गया था 1987 में, और ये पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग कंपनी है। नॉन बैंकिंग कंपनी है। ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ये आपको लोन देता है ना, लोन देता है।
क्यों देता है? ताकि आप अपने राष्ट्र में, है ना, हम लोग भारत में नवीकरणीय यानी अक्षय ऊर्जा की तरफ जाएं और उससे जुड़े हुए जो भी ऊर्जा है उनको जनित करें। फाइन, उनसे ऊर्जा जनित करें। और एक बात और बता दूं, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो उद्देश्य हैं। पहला, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, लोन देता है, अभी आपको समझ में आ गया, तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। और दूसरा आपको क्या है? बेटरमेंट इन एफिशिएंसी, जो एनर्जी हम बना रहे हैं उसकी दक्षता को, बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, है ना, उसको बढ़ाई जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाई जाए। तो इन दो तरीके से कोशिश की गई है कि इरिडा भारत में अक्षय ऊर्जा को प्रमोट करने का प्रयास करेगा। तो इरिडा लाया कब गया? 1987 में पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में ये लोन प्रोवाइड करता है, लोगों को देता है, ठीक है। और किससे जुड़ा हुआ? साथ साथ इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना लोगों को, और दूसरा एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करना, उसका और बेटर करने की कोशिश करता है। इस तरीके से इरिडा इंडिया में स्थापित की गई है। और एक इसके अंदर आता है, तो ये MNRE के अंदर आता है, जिसको आप कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत इरिडा काम करता है। तो स्क्रीन पे क्या कह रहा है? स्क्रीन पे क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन की तरह देखेगा, यह एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, एकदम ठीक है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो पब्लिक भी है और नॉन बैंकिंग भी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही। और फंक्शन क्या है जो आपके स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो इस हिसाब से यहां पर दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही लिखे गए हैं। तो इसके साथ ही दोस्त यहां पर मैं अपनी वाड़ी पे पूर्ण विराम देता हूं, क्योंकि जो भी 2015 का प्रश्न था तो वो खत्म हो गया है। और अब हम अगले लेक्चर में पाठ्यक्रम की तरफ जाते हैं। अब आप पूरी अच्छी तरीके से प्रश्न पत्रों को देख चुके हैं, या कह लीजिए कि मैं भी पूरी तरह से तसल्ली मुझे भी मिल चुकी है कि मैंने आपको भरपूर पेपर दिखाया है। अब इसके पहले के पेपर फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा 2011 से 2014 के प्रश्न भी आप देख लेंगे, क्योंकि नया प्रश्न पत्र आपका 11 से ही आया है। ओके, फिलहाल अब आगे से हम अपनी लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस ऑनलाइन कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं 6393641090, और दूसरा नंबर जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 9911809808। और साथ ही साथ आप मेरे से सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, उस ग्रुप में मैं भी हूं, तो वहां हम सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करते हैं, फ़ोन कॉल पर भी, और जो भी डिस्कशन होगा चैट या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, बहुत सारे सोर्सेज हैं। और जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होने पे मैं आपके साथ टेलीफोनिक कॉल पर भी आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए दोस्त, और इसके साथ ही अगर आप फेस टू फेस क्लास के लिए इच्छुक है तो आप पूर्वांचल IAS गोरखपुर में आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, आप खुद देख लीजिए। बहुत बड़े नामी गामी संस्थाएं हैं, वही अध्यापक हमारे पास भी हैं, लेकिन हम उन सस्टेनेबल एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने का प्रॉमिस किया था, उसको लेकर हम गोरखपुर में भी फेस टू फेस कक्षाएं दे रहे हैं, दिल्ली से 1/3 फीस पर। और ऑनलाइन क्लासेस तो हम आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पर 10,000 से 15,000 में आपको सारे कोर्सेज दे दिए जाते हैं, जबकि इतना तो आपको दिल्ली में आकर रहने खाने का खर्च होता है 1 महीने में। ओके, चलिए, ऐसी बातें करना हमें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं। सो दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये मेरे जो भी पूरी टीम है, जो पूरी कोशिश कर रही है, आपके साथ हम और बेहतर कर पाएंगे। हमें आपके सजेशन का हमेशा वेट रहेगा, तो आप हमें अपने सजेशन देते रहें। और अगर आप सच में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, और कोचिंग शूट्स में और भी हैं, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा, और आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, पर हमारे यहाँ फ़ीस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी यूनिट नंबर 1 के साथ। आपके हाथ में अब मेरी पुस्तक होनी चाहिए। ओके, अगर आप 2021 के लिए जा रहे हैं, 2021 के लिए जा रहे हैं, ओके, क्योंकि 20 का परीक्षा भी आप देखें तो अक्टूबर में गया है, और 21 का भी आप देखें तो मेरे ख्याल से जुलाई में कर देंगे, तो ये ज़्यादा गैप मिलने वाला है नहीं, 7-8 महीने का ही गैप होगा। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आप 2020 और 2021 दोनों के लिए आप उपयोग में लाएंगे। 2022 के लिए जो वीडियो होगा वो कुछ नया वीडियो बनेगा। ओके, अभी जो ये पूरा सेशन है वो आप कंटिन्यू रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, बाय।